नमस्कार, स्वागत है आपका टीएमजी चैनल पर। आज हम लोग इस सेट का 15वां सेट करेंगे, है ना। इस सीरीज का 15वां सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है ना। तो क्या है? घोड़ा। ठीक, याद करने का तरीका है, घोड़ा तेज भागता है। ठीक है, तो बुद्ध ने घर छोड़ के, यानी बुद्ध अपना घर छोड़ के भाग गए थे और घोड़ा तेज भागता है, तो घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा। ठीक, आगे बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है ना। बुद्ध के अपने घर छोड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, है ना। ओके, आगे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, है ना। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, अगला है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाया। तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन, ओके, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे है, बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? बुद्ध के जो उपदेश की भाषा थी वह पाली भाषा थी। ठीक, बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है त्रिपिटक ग्रंथ कहलाता है। ठीक, क्या? त्रिपिटक ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जो त्रिपिटक है वह बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन, सबसे पुराना है। आगे है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला थी वह बुद्ध की माता थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, बुद्ध की माता का नाम तो महामाया था, लेकिन जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी माँ का देहांत हो गया, तो उनका जो पालन पोषण था वो उनकी मौसी ने किया था, उनका नाम प्रजापति गौतमी। तो चूंकि ये इनकी मौसी थी और बाद में यही जो है इनकी मां बनी, क्योंकि इन्होंने शादी कर ली उनके पिता से। ठीक, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ठीक, ये है आपका बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की जो रचना है वह अशोक घोष ने की। ठीक, बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। अब पर्वत के प्रकार, है ना। तो पर्वत बेसिकली ये 3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते और भी हैं, लेकिन ये जो है एक मोटी मोटा है ना। इसके भी कुछ सब माउंटेन्स हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक मोटी मोटा टर्म है ना। देखो, अब इसमें एक आपका वलित पर्वत, जिसको हम लोग मोरदार पर्वत के नाम से भी जानते हैं, है ना। एक है ब्लाक पर्वत, है ना, जिसको भ्रंशोत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर ज्वालामुखी पर्वत और एक अवशिष्ट पर्वत। ये बेसिकली 4 प्रकार के पर्वत है ना। अब वलित पर्वत किसे कहते हैं? वलित या मोरदार पर्वत किसे कहते हैं?
तो होता क्या है, कभी कभी जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो पृथ्वी है ना, वो कंप्रेस होती है यानी सिकुड़ती है, और कभी कभी जो है वह जो है उसमें टेंशन होता है यानी तनाव होता है ना। तो जब पृथ्वी कंप्रेस होती है तो वो क्या होता है, वहां पे वलित पर्वत बनता है ना। जैसे दो साइड की जमीन है, अगर इसको दबाओगे ऐसे ऐसे करके कंप्रेस करोगे तो ये जो है बीच वाला पार्ट धीरे धीरे ऐसे उठता जाएगा, है ना। तो ये वलित पर्वत कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है वलित पर्वत का? वलित पर्वत का उदाहरण जैसे आपका ये हिमालय पर्वत हो गया, ठीक। हिमालय जो माउंटेन है यह वलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे जो भारतीय प्रायद्वीप है यह उत्तर की तरफ खिसक रहा है ना। तो क्या है, धीरे धीरे जो है ये खिसकते खिसकते, तो ये जो पर्वत है माउंटेन है हिमालय, ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ना। इसीलिए जो हिमालय पर्वत है आज भी ऊंचा, इसकी मतलब लंबाई लेंथ बढ़ रही है, ठीक। अब दूसरा क्या है, ब्लैक पर्वत है ना। ब्लैक पर्वत क्या है, जब पृथ्वी में टेंशन होता है ना, खिंचाव होता है, तो होता क्या है कि जब खिंचाव होता है पर्वतों में पृथ्वी में, तो इधर की साइड और इधर की साइड ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है वो कुछ धंस जाता है ना। तो ये जो दोनों साइड होते हैं ये माउंटेन हो जाते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो थोड़ा सा धंस जाता है वो एक मतलब दर्रेनुमा बन जाता है। तो जो दोनों साइड से उठे उठे माउंटेन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ब्लैक पर्वत कहते हैं, ठीक है। यानी बीच की जो पृथ्वी होती है, बीच का पार्ट वो दोनों तरफ से पर्वतों से घिर जाता है ना। इसीलिए उसको ब्लैक पर्वत बोलते हैं, है ना। यानी वो जो बीच वाली पृथ्वी है वह ब्लैक हो जाती है दोनों साइड पर्वतों से, ठीक। अब आगे क्या है, आगे है ज्वालामुखी पर्वत, है ना। अब ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है यानी मैग्मा जो है पृथ्वी के नीचे से निकलकर लावा के रूप में ऊपर आता है, तो क्या होता है, ये प्रोसेस काफी समय तक चलता है ना, या कई बार चलता है ना, कई सालों तक, है ना। तो धीरे धीरे जब वो लावा ऊपर आता रहता है, मैग्मा ऊपर आता रहता है, तो वो धीरे धीरे जमा होता जाता है ना। जमा होते 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 एक विशाल रूप ले लेता है कुछ समय के बाद, है ना, काफी समय के बाद। तो वही जो होता है एक विशाल रूप जब लेता है वह पर्वत का रूप ले लेता है, और उसे ही हम लोग ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत में होता है जैसे जब पर्वत यानी पहाड़ जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे उनमें क्षरण होने लगता है, और क्षरण होते होते वो घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसे ही हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में जो अरावली रेंज है वह अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण, ठीक। आगे भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई, है ना। ये क्वेश्चन है, भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई, तो कैसे प्रदान हुई, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ही भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, है ना। कब अपनाया गया, तो यह 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक। नेक्स्ट, संविधान या फिर विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विधि दिवस होता है यह 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ओके। आगे है शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहा, तो इसे हम लोग सिरा के नाम से जानते हैं, है ना। ऐसी
रक्तवाहिनी जो शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने का कार्य करती है उसे हम शिरा के नाम से जानते हैं। और ऐसी रक्तवाहिनी जो हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने का कार्य करती है उसे हम लोग धमनी के नाम से जानते हैं। ठीक, ओके। अब ये दोनों क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? तो देखो, पहले क्या मशीन हुआ करती थी, है ना। आजकल थोड़ा सा मोटर का जमाना आ गया है, बिजली का, लेकिन आज के 10-15 साल पहले जो डीजल इंजन हुआ करता था, है ना, पानी निकालने वाला, तो वो कैसे धक 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 करके चलता था, है ना, धक 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 करके चलता था तो वो पानी देता था। तो ठीक उसी तरह ये धमनी जो है ना, जब धमनी चलती है ना, तो ये क्या है, ये हृदय जो है वो धक धक करके चलता है, तो यह ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य करता है पूरी बॉडी में, है ना, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो वही जो धमनी होती है यह पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है। और शिरा क्या है? शिरा जो है पूरे बॉडी से ब्लड को सिकोड़ने का कार्य करती है, यानी पूरे शरीर से ब्लड को निकाल कर, है ना, कहाँ ले जाती है, कलेक्ट करके कहाँ ले जाती है, तो यह ले जाती है हृदय की ओर। ठीक, तो ये याद करने का एक तरीका हो। ओके, नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। तो जो पेस मेकर होता है वह हृदय के नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, हृदय की धड़कन के नियंत्रण का कार्य करता है पेस मेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है वह है 2011। ठीक, 2011। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। 52-53% के आसपास है इसका योगदान, है ना, भारत की जीडीपी में। अब भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? तो सबसे कम योगदान जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का है, जिसके अंतर्गत, है ना, कृषि हो गई, खनन, है ना, वानिकी, ये सब आते हैं। ठीक, ये लमसम 18-19% के आसपास है इसका, है ना, 17-18% के आसपास। ठीक, ये हो गया आज आपका 15 से, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।